हमने कल फोटोसिंथेसिस पे बात की थी, उसमें क्या किया था, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद अर्ली एक्सपेरिमेंट जितने हुए थे हमने पढ़ा था, और हमने बोला था सबसे बाद में एक रिएक्शन हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है। तो हमने बोला था ये देखो भैया एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है, 6CO2 प्लस 12H2O। पहले हम सबको क्या पता था कि यहां 6 मोल H2O का यूज होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ 12H2O। उसके बाद हमने क्या कहा था, लाइट एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा, लाइट एनर्जी। और उसके बाद लाइट एनर्जी से क्या बनेगा, लाइट एनर्जी का यूज करके C6H12O6 प्लस 6H2O निकला था और प्लस 6O2 निकला था। और इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था फोटोसिंथेसिस। आज का हमारा टॉपिक है ये जो फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं, ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये कहां हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस, मतलब ये कहां हो रहा है, अभी हमें पता नहीं कहां हो रहा है। तो पहले बताओ, प्लांट में होता है इतना हमें पता है, लेकिन प्लांट में भी कहां। तो पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। आखिर में ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है। तो चलो टॉपिक तुम्हारे सामने हम लिख दे रहे हैं, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटो से अगर हम तुमसे पूछ ले भैया ये बताओ कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, कहोगे सर कोई बात नहीं, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। हमने कहा वाह भैया बहुत अच्छी बात। हमने कहा प्लांट में होता है, प्लांट में भी कहां होता है, प्लांट एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा पार्ट है, प्लांट में भी कहां होता है। तो तुमने कहा सर प्लांट में होता है ग्रीन पार्ट में। कहां होता है, ग्रीन पार्ट। हमने कहा जैसे, तो भैया तुमने कहा कि जैसे इसमें क्या लोगे, मेनली लीफ। मेनली लीफ क्या होता है, ग्रीन। हमने ये नहीं कहा कि ओनली लीफ, हमने क्या कहा, मेनली लीफ। मेनली लीफ मतलब ज्यादातर पत्तियां क्या होते हैं, हरे होते हैं। तो उसी में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। क्या हमने नहीं देखा था क्या मॉर्फोलॉजी में कि स्टेम मॉडिफाइड होकर फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। हमने एग्जांपल दिया था यूफोर्बिया, अपुंसिया, ये सब मॉडिफाइड स्टेम थे कि नहीं थे। चलो फोटोसिंथेसिस का मेनली किसका काम होता है, लीफ, क्योंकि लीफ क्या होता है, ग्रीन होता है। अच्छा हमने कहा लीफ में भी कहा, तो ये सवाल जैसे ही हमने पूछा, कहा तुमने कहा भैया इसके लिए हमें चाहिए एनाटॉमी लीफ का। अगर हम लीफ को काटें तो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस, और सबसे नीचे भी क्या होता है, एपिडर्मिस। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, एडेक्सियल एपिडर्मिस, ऊपर वाला एडेक्सियल, बेस वाला एपिडर्मिस एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। अच्छा उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें होता है जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम। अगर डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा भैया, ये अब बचा हुआ जो है उसे क्या बोलते हैं, मीजोफिल। क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। अब मीजोफिल दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है भैया, दो भागों में। एक होता है पैलिसेड, एक होता है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। लेकिन ये सब हमें नहीं जानना है, बस हम लिख दे रहे हैं यहां ये सब मीजोफिल है। क्या भैया, मीजोफिल है ये सब। चलो अब हमें क्या हुआ, हमने कहा लीफ में भी कहा, जाइलम भी पाया जा रहा है, फ्लोएम भी पाया जा रहा है, एपिडर्मिस भी पाया जा रहा है, मीजोफिल भी पाया जा रहा है। तो इसमें अब कहां फोटोसिंथेसिस होगा, तो हमने कहा मीजोफिल सेल में। किस सेल में, मीजोफिल सेल में। मतलब एक मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस ये वाली रिएक्शन चल रही है। चलो अच्छा मीजोफिल सेल में हमने कहा भैया एक जब सेल होता है, अगर हम इस सेल को यहां लाए हैं तो इस सेल में ये है मीजोफिल सेल। क्या है भैया, मीजोफिल सेल। चलो हम यहां मान लो ऐसे हम बना दे रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ऐसे मान लो हमने क्या बना दिया, मीजोफिल सेल। हमने बोला मीजोफिल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जाहिर सी बात है। हमने बोला इसमें राइबोसोम होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर प्लांट है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर देखो भैया इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो हमने कहा अब कहां होगा, कहा सर बाल की खाल निकाल रहे हैं। तो भैया तुमने भी हार नहीं माना, कहा सर मीजोफिल सेल के अंदर होता है। हमने कहा कहां, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो भैया तुमने कहा कि ये जो होता है मीजोफिल सेल जो होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है उसके अंदर
क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अच्छा, हमने बताया था मेसोफिल सेल जो होता है उसमें कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? 20 से 40 जब हमने सेल पढ़ा था तब बताया था 20 से 40। कुछ मेसोफिल जो होते हैं उसमें एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कुछ होते हैं बहुत सारे, कुछ तो यहां तक देखे गए 3-3 हजार क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले मेसोफिल में कितने पाए जाते हैं तो वही वाली एनसीईआरटी से हम उठाएं, मतलब चैप्टर नंबर सेल वाले से हम क्या करेंगे, उठाएंगे और बता देंगे भैया 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, अब हमने कहा, अब देखो भैया ये होता है क्लोरोप्लास्ट। हमने पूछा क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है, तो तुमने कहा सर रुको जरा, हाँ सब्र करो। क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है फोटोसिंथेसिस, इसको जानने के लिए सबसे पहले बात इसका स्ट्रक्चर हमें जानना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट ऐसे थोड़ी ना होता है CHL लिख उठा क्लोरोप्लास्ट, इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ना। चलो स्ट्रक्चर से पहले तो बताओ, फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहां, ग्रीन पार्ट मेनली कौन, लीफ। उसके बाद क्या स्टेम में नहीं होता, होता है। उसके बाद जो होता है मेसोफिल हो गया, उसके बाद लीफ में भी कहां, मेसोफिल सेल में भी कहां, क्लोरोप्लास्ट में कहां। उससे पहले हमने क्या बताया, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अपने आप को सेट करता है, अलाइन संरेखित करता है, अलाइन द वॉल ऑफ, along द, इस लाइन को समझना, वॉल ऑफ, align along the wall of मेसोफिल सेल, अलाइन देमसेल्फ, अपने आप को संरेखित करता है, सेट करता है, किसके अलोंग, वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। सर नहीं समझ में आया, तो हम कहां कह रहे हैं तुम्हें समझ में आया। मान लो ये क्या है, ये है तुम्हारा मेसोफिल सेल। क्या है, मेसोफिल सेल। हमने क्या कहा, इसमें जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट अपने आप को अलाइन करता है, सेट करता है, संरेखित करता है, किसके अलोंग, वॉल ऑफ मेसोफिल के अलोंग। जैसे ये कभी कभी क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसके कुछ भी छोड़ना नहीं एनसीईआरटी का, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके वॉल के पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेलल। और कभी कभी इसका जो वॉल है पैरेलल, मतलब ये देखो ऐसे हो गया, इसके वॉल मेसोफिल सेल के वॉल के पैरेलल हो गया। ये देखो कभी कभी ये अपना स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कर लेता है, परपेंडिकुलर कर लेता है, परपेंडिकुलर टू वॉल के परपेंडिकुलर, मतलब वॉल इधर है तो इसके तुलना में ही वर्टिकल, देखो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, ये इधर है ये इधर। क्यों करता है, देखो भैया मान लो हमें बहुत तेजी, बहुत ब्राइट वाली लाइट है, चमचमाती हुई धूप है, तो चमचमाती हुई धूप है तो हमें ज्यादा अगर टेम्परेचर मिल जाएगा, ज्यादा लाइट मिलेगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, हमें लाइट भैया एक ऑप्टिमम लाइट चाहिए। अगर ज्यादा लाइट मिलेगा तो फोटो ऑक्सीडेशन की दिक्कत रहेंगे, उसका फोटो ऑक्सीडेशन छोड़ दो, ज्यादा लाइट, अगर मान लो धूप में बहुत तेजी से हमें लाइट मिल रहा है तो टेम्परेचर भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर इसे नहीं चाहिए, ना तो ज्यादा लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए, तो इसे लाइट भैया ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या होता है फोटो ऑक्सीडेशन, बाद में बताएंगे, मतलब वो क्लोरोफिल इसके अंदर होता है वो समझ लो टूट जाएगा, डिग्रेडेट हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाजुला के इतना समझ लो, हमें ना तो ज्यादा लाइट चाहिए ना तो कम लाइट चाहिए। क्या आप बताओ, गर्मी के धूप में तुम क्या करते हो, गर्मी के धूप में तुम जाके छत पे बैठ जाते हो, नहीं, क्योंकि हमें उतना लाइट नहीं चाहिए, हमें उतना टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है ये अपने आप को पैरेलल कब करता है और परपेंडिकुलर कब करता है। देखो पैरेलल तब करेगा, बताओ ऐसे अपने बॉडी कर ली है, कब, जब ज्यादा ठंडी पड़ रही है कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा लाइट, अभी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, ज्यादा लाइट पड़ रही है तो हम अपने आप को क्या कर दिए हैं ऐसे क्यों किए कि सरफेस एरिया, गर्मी में क्या करते हैं, ऐसे बटुर के बैठते हैं कि फैल के, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
हीट लॉस क्या हो जाएगा, हीट लॉस जल्दी जल्दी होगा। तो यहां भी क्या है, ये देखो, इसका ऐसे आने से इसका सरफेस एरिया इतना हो गया, देखो इतना सरफेस एरिया होगा ये। अब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जल्दी जल्दी, क्यों? क्योंकि बाहर लाइट क्या है, डिम है, डिम या मॉडरेट लाइट है, मामूली लाइट है बाहर, तो ये ज्यादा लाइट खींचना चाहेगा, तो ये अपने आप को पैरेलल कर लिया। लेकिन भैया, अच्छा अगर ये मान लो बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, बाहर लाइट बहुत ज्यादा है, हमें लाइट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, बाहर लाइट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाँ ये अपना सरफेस एरिया क्या कर लेगा, कम कर लेगा, ये अपना सरफेस एरिया कम कर लेगा, ताकि क्या हो जाए, वो उस सरफेस एरिया, देखो अभी यहां से लाइट एब्जॉर्ब हो रहा था, जब कम लाइट था तो भैया यहां से लाइट एब्जॉर्ब किया, अब जब ज्यादा लाइट है तो ये क्या होगा, ये देखो सरफेस एरिया सिर्फ इतना बचा, ताकि वो अपना जितना चाहिए उतना लाइट एब्जॉर्ब कर सके। कुछ नहीं, सीधा पूछ लेगा परपेंडिकुलर कब होता है, ब्राइट लाइट में। इतनी बात समझ में आई। चलो अब बात करते हैं, यहां ज्यादा कॉन्सेप्ट ना बैठा ना, ठंडी गर्मी वाला। ठंडी गर्मी में हम क्या करते हैं, देखो हमारा इससे केस थोड़ा अलग है। क्या करते हैं, जैसे ठंडी में होता है, हम क्या करते हैं, अपना सरफेस एरिया कम कर लेते हैं। क्यों सरफेस एरिया कम कर लेते हैं, इसलिए कि हीट लॉस ज्यादा ना हो सके, क्योंकि अंदर हमारा पहले से ही ठंडी है और हीट लॉस हो गया तो दिक्कत हो गया। और गर्मी में क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ताकि हीट लॉस जल्दी जल्दी हो सके और इवेपोरेटिव कूलिंग आ सके। इससे कनेक्ट मत करना उसको। चलो अब बात करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। पैरेलल कब होगा, पैरेलल कब होगा, जब मॉडरेट मामूली लाइट होगा, और परपेंडिकुलर कब होगा, जब बहुत ज्यादा लाइट होगा। तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि अगर तुम्हें फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, हमने बोला क्लोरोप्लास्ट में। अगर क्लोरोप्लास्ट में भी कहां हो रहा है ये जानना है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या समझना पड़ेगा भैया, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको जल्दी से लिखो, हम मिटा रहे हैं। चलो हमने कहा वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तुमने कहा प्लांट, हमने कहा प्लांट में कहा ग्रीन पार्ट मेनली लीफ, उसके बाद क्या लीफ में भी कहा मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में भी कहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपने आप को क्या करता है, अपने आप को अलाइन करता है, अलाइन देमसेल्फ वॉल ऑफ मीजोफिल सेल। क्यों, टू गेट ऑप्टिमम लाइट, ऑप्टिमम इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट मतलब जो लाइट आ रही है उसको, ताकि वो ऑप्टिमम प्राप्त कर सके। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो एनसीईआरटी पूरी लाइन लिखी हुई है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद हमने कहा, क्या कहा, कब अपने आप को पैरेलल कर लेता है, तो तुमने कहा भैया ये मॉडरेट लाइट जब होता है। हमने कहा कब परपेंडिकुलर कर लेता है, तो भैया तुमने कहा क्या, ये ब्राइट लाइट जब होता है, बहुत ज्यादा जब लाइट होता है। चलो अब हमने कहा क्लोरोप्लास्ट में भी फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो उसके लिए अगर हमें यह जानना है कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस कहां होता है, तो हमें यह जानना पड़ेगा क्या क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हमने पढ़ा, ये हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं। अगर जिसको नहीं पता है फिर से देख ले एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, चलो देखना, बताओ। हमने बोला था क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटीज होती है, दोनों होते हैं डबल मेम्ब्रेनस। क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। तो देखो भैया इसमें ये भी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, तो उतना ही बताएंगे जिसमें हमारा काम निकल जाए यहां पर। तो ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। हमने बना दिया भैया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, दोनों को क्या बोला हमने भैया, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये किसमें पाए जा रहे हैं, सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। देखो ये था हमारा, देखो ये था मीजोफिल सेल, और इसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट। इसी को हम जूम करके दिखा रहे हैं। तो सेल के अंदर पानी पाया जाता है कि नहीं, अरे मतलब लिक्विड वाला पार्ट होता है कि नहीं, तो सेल के अंदर जो पानी होता है, जो फ्लूइड वाला मटेरियल होता है, उसे मैट्रिक्स होता है, उससे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और समझ लो सेल के अंदर सेल है,
तो इसमें भी पानी पाया जाएगा, इसमें भी क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। इसके मैट्रिक्स को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा। तो इसमें जो लिक्विड वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे भैया, बोलो बाबू, हाँ क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल बोलेंगे स्ट्रोमा। अब इसमें हमने बताया था, चलो हमने नहीं बताया था फिर से बता रहे हैं, इसमें क्या होता है, लेकिन उतना डिटेल नहीं जाएंगे, आराम से जैसे वहां बताया था पूरा एकदम एलोबरेट करके, यहां नहीं बता पाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सिक्के जैसे स्ट्रक्चर रखे होते हैं। क्या होते हैं, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये हो गया एक सिक्का, इस एक सिक्के को ऐसे ढेर सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे होते हैं, प्रत्येक सिक्के को बोला जाता है थाइलेक्वाइड। क्या बोला जाता है, थाइलेक्वाइड, थाइला नहीं भैया, थाइलेक्वाइड। इतनी बात एकदम क्लियर है। उसके बाद ऐसे ढेर सारे सिक्के होते हैं, थाइलेक्वाइड के ऐसे ढेर सारे सिक्के होते हैं। इन सारे सिक्कों को, पूरे सिक्के के बंडल को बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है भैया, ग्रेना। एक सिक्के को क्या बोला जा रहा है, थाइलेक्वाइड। पूरे सिक्के के ग्रुप को क्या बोला जा रहा है, ग्रेना। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, और ऐसे एक बंडल नहीं, कई सारे बंडल पाए जाते हैं। तो यहां हमने बनाया थाइलेक्वाइड, फिर थाइलेक्वाइड, फिर थाइलेक्वाइड, फिर थाइलेक्वाइड, 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 और पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेना। अब देखना, दो ग्रेना अब ये आपस में हवा में तो लटके नहीं होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो ये जो होता है एक ब्रिज द्वारा, पतली सी मेम्ब्रेन, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें बोला जाता है स्ट्रोमा लैमिला। लैमिला मतलब क्या होता है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर। तो इसे क्या बोलेंगे, यहां दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो क्या बोलेंगे भैया, स्ट्रोमा लैमिला। इसे फ्रेट मेम्ब्रेन भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं, हाँ बोल सकते हैं। चलो अब बताओ, यहीं पर बनेगा, हमने कहा इसी की क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ग्लूकोज बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज बनेगा तो स्टार्च में कन्वर्ट होगा कि नहीं, तो बताओ स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो यहां स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, कण होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे कण, क्योंकि स्टार्च जो होता है नॉन रिएक्टिव होता है। अब देखो कण के फॉर्म में रहेगा तो कण होंगे स्टार्च के। अब हमने कहा कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस, ये भी डबल मेम्ब्रेनस। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है कि नहीं। अब उसके बाद इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम, और दोनों का राइबोसोम क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम कण पाया जाता है राइबोसोम के, वो क्या होंगे, 70S होंगे कि नहीं होंगे, 70S होंगे। इतनी बात एकदम क्लियर। उसके बाद हमने देखा कि इसमें लिपिड ड्रॉपलेट भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, लिपिड ड्रॉपलेट। लेबलिंग कर लेना भैया, हो सकता है लेबलिंग ABCD करके दे दे, इसीलिए हम पूरा लिखा रहे हैं। लेबलिंग देख लेना NCERT में पूरा, हाँ चलो पूरा लिखा दिया हमने, लेबलिंग देख लेना। अब बात करते हैं, हमने कहा भैया अभी हमें समझ नहीं आया कि फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, तो हमने कहा थोड़ा सब्र करो। हमने कहा ये जो क्लोरोप्लास्ट बनाया है, हमने ये क्या बनाया है, क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा ये जो क्लोरोप्लास्ट बनाया है, इसको पूरे क्लोरोप्लास्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है, मेनली दो भागों में बांट सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कह दो दो भागों में बांट सकते हैं। एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम, दूसरा है मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स मतलब ये जो लिक्विड आ गया, इसमें जो भी मैट्रिक्स वहां पर सॉल्यूशन टाइप का हो, ये सब है सॉल्यूशन में, वो हो गया मैट्रिक्स। और दूसरा क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। तो सर मेम्ब्रेनस सिस्टम में मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, अगर इसको पकड़ के निकाल लो बाकी बचा हुआ क्या है, पूरा मैट्रिक्स। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में ये भी मेम्ब्रेन के बने हैं, ये भी झिल्ली नुमा है, मेम्ब्रेनस है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में जो होता है वो कौन आएगा, मेम्ब्रेन सिस्टम में दो लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं भैया, दो लोग। और वो दो लोग का नाम क्या होता है, पहला है ग्रेना, ग्रेना को थाइलेक्वाइड भी बोल सकते हैं, ग्रेना के एक सिक्के को थाइलेक्वाइड बोलेंगे। उसके बाद स्ट्रोमा लैमिली, अभी आगे बढ़ाओ, लैमिला।
इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो उसके बाद अब जो मैट्रिक्स पाया जा रहा है उसके मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया, उसके मैट्रिक्स को हमने नाम दिया स्ट्रोमा। क्या नाम दिया? स्ट्रोमा। तो देखो भैया मैट्रिक्स और मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या पाया जा रहा है? ग्रेना और स्ट्रोमा लैमली, और मैट्रिक्स में क्या पाया जा रहा है? स्ट्रोमा। चलो पूरे स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या बोला भैया? हमने बोला कि मेम्ब्रेन ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कौन? फोटो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसमें इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रोमा बोलते हैं। अब इसमें जो होता है इसके मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें पाया जाता है सिक्के जैसा स्ट्रक्चर जिसे थैलाकॉइड बोला जाता है। ग्रुप ऑफ द सिक्का जो एक के ऊपर एक स्टैकिंग हो, मतलब एक के ऊपर एक क्या चिपके होते हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ग्रेना बोलते हैं। उसके बाद जो होता है दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज जो होता है उसे स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इसमें स्टार्च भी पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है? लिपिड ड्रॉपलेट भी पाए जाते हैं। कौन से ड्रॉपलेट? लिपिड ड्रॉपलेट। और क्या पाया जाएगा? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं। हमने बोला क्लोरोप्लास्ट को जो है हम दो भागों में बांट दिए। एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम जिसमें कौन आएगा? ग्रेना आएगा। उसके बाद कौन आएगा? स्ट्रोमा लैमेली आएगा। उसके बाद हमने बताया मैट्रिक्स जिसमें क्या आएगा भैया? मैट्रिक्स में क्या आएगा? मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब हम फोटोसिंथेसिस को दो स्टेप में करेंगे। फोटोसिंथेसिस में दो चीजें होती हैं, दो रिएक्शन चलते हैं। फोटोसिंथेसिस कब हमारा कंप्लीट हो जाएगा? जब हमारा CO2, हमने कहा था CO2 प्लस H2O लाइट एनर्जी की मदद से कन्वर्ट होंगे किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज बन गया मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा भैया? कंप्लीट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को करने में हमने दो मेन स्टेप में बांट दिया। इस प्रोसेस को ग्लूकोज के CO2 से ग्लूकोज के बनने की प्रोसेस को हमने इसको दो स्टेप में बांट दिया। चलो तो फोटोसिंथेसिस जो है हमने उसको दो स्टेप में पढ़ना चाहा ताकि हमें आसानी हो जाए पढ़ने में। फोटोसिंथेसिस, इस पूरे रिएक्शन के चलने में दो मेन रिएक्शन हमने पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस को हमने बांट दिया दो रिएक्शन में। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अभी भलभला मत जाना, समझ रहे हो ना? नहीं समझ नहीं पाओगे, सब्र रखो, सब्र के साथ पढ़ो तब समझ पाओगे। लाइट क्यों नाम पड़ा, डार्क क्यों नाम पड़ा। चलो देखना, लाइट रिएक्शन, ये रिएक्शन चलता था जानते हो कहां? ये लाइट रिएक्शन क्या होता है पहले ये सुनो। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट सुनो, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है। पहले देख लो ये लाइट रिएक्शन, दो टाइप के रिएक्शन चल रहे हैं पूरा ग्लूकोज बनाने के लिए। एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क। अभी नाम क्यों पढ़ा सब बताएंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। एक बात बताओ, ये चलता है मेम्ब्रेनस सिस्टम में। कहां चलता है भैया? मेम्ब्रेनस सिस्टम में लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन चलता है स्ट्रोमा में। कहां चलता है ये? स्ट्रोमा में चलता है। अब लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन आएगा? स्ट्रोमा लैमेली आएगा। और कौन आएगा? ग्रेना आएगा। कौन आएगा? स्ट्रोमा लैमेली इसमें आएगा। ग्रेना मतलब थैलेकॉइड का ग्रुप। और क्या आएगा? स्ट्रोमा लैमेली आएगा। क्या आएगा? स्ट्रोमा लैमेला। चलो ये दोनों आएंगे। अब तुमसे पूछ ले, हमने शुरू में बताया था कि ये जो लाइट एनर्जी कहां गया? हाँ, ये जो लाइट एनर्जी तुम ट्रैप कर रहे हो, इसको ट्रैप करने के लिए कुछ ग्रीन सब्सटेंस पाए जाते हैं प्लांट में। उस ग्रीन सब्सटेंस का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। इसको थोड़ा सही से लिख दो, लाइट एनर्जी को क्या करता है भैया? ट्रैप करता है। चलो देखना, हमने बोला था यही CO2 प्लस H2O, यहां क्या चाहिए था हमें? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाले सब्सटेंस का नाम क्लोरोफिल। उसके बाद क्या बन गया था? ग्लूकोज। और क्या निकल गया था? O2। चल अब
हमने कहा इस पूरे रिएक्शन, जो पूरा रिएक्शन चल रहा है उसको हमने दो मेन रिएक्शन में बांट दिया, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। पहले अगर तुम्हें ग्लूकोज बनाना है तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना पड़ेगा। तो हमने कहा कोई ना कोई तो है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, और वो कोई ना कोई कौन है? पिगमेंट। और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। अब वो क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और वो क्लोरोफिल जानते हो कहां पाए जाते हैं? थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में। कहां पाए जाते हैं भैया? थैलाक्वाइड, ये जो है ना, इसी के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। कौन? क्लोरोफिल। इसका मतलब है इसके मेम्ब्रेन में क्या पाया जा रहा है? थैलाक्वाइड के ये भैया थैलाक्वाइड है ना, इसी को देखो जूम करके, इस जूम कर देना, ऐसे स्क्रीन नहीं है भैया वो। अब ये थैलाक्वाइड जो है इसी में क्या पाया जा रहा है? इसके मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है क्लोरोफिल। अभी आगे स्ट्रक्चर आएगा, कहां परेशान हो रहा है। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? क्लोरोफिल। तो इनका काम क्या होगा? और थैलाक्वाइड के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो इनका काम क्या होगा? ये ट्रैप करेंगे, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। हमने कहा था कि एनर्जी चाहिए क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एनर्जी लेता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। CO2 प्लस H2O एनर्जी लेगा तब बनाएगा क्या? ग्लूकोज। तो वो एनर्जी को ट्रैप कौन किया? लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन किया? क्लोरोफिल। कौन ट्रैप किया? क्लोरोफिल। तो ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन में। अब लाइट एनर्जी को ट्रैप किया और इस लाइट एनर्जी से सिंथेसिस किया ATP एंड NADPH। अब तुम कहोगे सर जब उसे लाइट एनर्जी मिल रहा था तो उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH में जरूरत क्या थी कन्वर्ट करने की? तो हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, मान लो उसे 2x लाइट की जरूरत थी। कितने x की? उस पर्टिकुलर टाइम पे उसे 2x लाइट की जरूरत थी और वहां से गिर रहा था भैया 100x लाइट। अब क्या हुआ? जैसे मान लो तुम्हें जरूरत थी, जगह तुम बिरयानी खाने, कहीं बट रहा था, तुम्हारा पेट था कि तुम 4-5 प्लेट खा जाओगे, ऐसा उम्मीद है तुमसे 4-5 प्लेट क्या हो जाएगा? खा जाओगे। लेकिन तुमने देखा भैया वहां पर तो बहुत ज्यादा तुम्हें बिरयानी मिल रहा है, तो तुम क्या कहोगे? यार देखो खाने से बढ़िया है ना इसको पैक करा के रख लो ताकि सुबह भी खाओ शाम भी खाओ, सुबह शाम फ्रीज में रख के फ्रीजर में आराम से खाएंगे। तो देखो लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी 2x और बना कितना था भैया? मानने को कहा रट मत लेना ये सब, एक्स वक्स जब लगा दे XY ना तो समझ लो मनवा रहे हैं। जैसे हम भैया हम जबरदस्ती करेंगे क्योंकि हमने मैथ वाले सीखा, मैथ वाले टीचर हमको पढ़ा रहे थे, हम क्लास 7 में थे, माना कैसे कोचिंग है पढ़ने कहे माना x। हमने कहा सर ये x कहाँ से आया? तो उन्होंने समझाया कि ये माना गया। हमने कहा सर y नहीं मान सकते क्या? तो यहाँ पर टीचर को ये कहना चाहिए था कुछ भी तुम मान लो, बस न्यूमेरिकल ना मानो, नहीं तो उसको जोड़ घटा दोगे उसमें, तो y मान लो कुछ भी उस क्योंकि ट्रेंड चल गया ना, मानते हैं x ही। तो वो दिमाग में क्वेश्चन आया तो टीचर भैया हमें भरी निगाहों से देखा। हमने कहा भी ठीक है, हमने अपना फर्ज पूरा किया। जब हमें नहीं पता है कि भैया अब मैथ छोड़ने का एक ही रीजन होता है, मैथ का कमजोर होना, समझ रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होता, बहुत कम ही लोग होते हैं जो बायोलॉजी इसलिए लेते हो क्योंकि उन्हें बायोलॉजी अच्छा लगता हो। मेजॉरिटी ऑफ लोग इसलिए बायोलॉजी को लेते हैं क्योंकि उनका मैथ कमजोर होता, मैथ से उन्हें छुटकारा। क्योंकि ये इंटर में हम सब क्या सोचते थे, अगर मैथ लेंगे तो न्यूमेरिकल लगा नहीं पाएंगे तो पास कैसे होंगे? हम सबको पास होना था ना। और उसके बाद लेकिन अगर बायोलॉजी रहेगा कुछ भी नहीं आएगा तब भी पास हो जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा लिख के, समझ रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, ऐसे तुम भी करना, उम्मीद है। सिंथेसिस ऑफ ATP और NAD क्या कर लिए? ATP जो है एनर्जी को इसने स्टोर कर लिया। देखो एनर्जी बिरयानी बट रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? बिरयानी 2x ही खा पाते, 2 प्लेट खा पाते, लेकिन तुम्हारे पास 100 प्लेट था। कहा लाओ भैया 100 प्लेट लाओ, ले फ्रीज में रख दिए भैया, सुबह शाम भागा भग खा रहे हैं। सेम केस यहां पर भी है, एनर्जी बट रही थी
वो एनर्जी बर्बाद हो जाती, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती। तो हमने क्या कहा, पहले भैया कहा छोड़ो ये सब यूज करना, पहले एटीपी और एनएडीपीएस के फॉर्म में इसको क्या कर लो, स्टोर कर लो। एडीपी और एनएडीएस के फॉर्म में क्या कर लिया है हमने, एनएडीपीएच। देखो किसी ने हमें बताया था, देखो एक होता है एनएडीएच, एक होता है एनएडीपीएच। तो कहा भैया जब फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होगे तो पी वाला लगा देना, पी मतलब फोटोसिंथेसिस, और एनएडीएच एनएडीपीएच में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो पता नहीं कौन बताया था, हमें याद नहीं है। पी मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस समझ लो अभी। हाँ, तो एनएडीपीएच जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो एनएडीपीएच की बात करेंगे, और रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनएडीएच की बात करेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो तो हम क्या बोल रहे थे, एटीपी एनएडीएच क्या हो गया, हमने बना लिया है, सिंथेसिस कर लिया किसकी, एटीपी एंड एनएडीपीएच। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखना उसके बाद अब एनएडी हमारे पास क्या बन गया, एटीपी एनएडीपीएच। भैया एनर्जी का व्यवस्था हमारा हो गया है। अब इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे, एनर्जी का यूज करेंगे। अब हमने बॉन्ड में हमने स्टोर कर दिया है। अब ये CO2 प्लस H2O, इसे क्या चाहिए था, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ये एटीपी एक केमिकल है कि नहीं, लाइट एनर्जी फोटोन को, लाइट एनर्जी को फोटोन मतलब लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। तो इसे कहे, इस रिएक्शन को बोला गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, और उससे क्या बना दिया, केमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो भैया, इसीलिए इसको बोला गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये एटीपी एनएडीपीएच बन गया है। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, अब स्ट्रोमा में एंजाइम कहां पाया जाता है। अब ये CO2, अब CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ग्लूकोज में। किस एनर्जी का यूज करके, ये एटीपी और एनएडीएच एनर्जी का यूज, एटीपी और एनएडीपीएच से एनर्जी लेके ये CO2 किस में कन्वर्ट हो गया भैया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज। अच्छा CO2 से और ग्लूकोज का बनना ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, एंजाइम लगते हैं इसमें। अभी तो भैया ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। और एंजाइम कहां पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाएगा। तो बताओ ग्लूकोज कहां बनेगा, स्ट्रोमा में बनेगा। और एटीपी कहां बनेगा, ग्रेना में बनेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। एटीपी एनएडीपीएच कहां बनेगा, ग्रेना में। और जबकि फोटोसिंथेसिस मतलब ग्लूकोज कहां बनेगा, ग्लूकोज बनेगा स्ट्रोमा में। इतनी बात यार क्लियर होगी। अब ग्लूकोज बना, वो स्टोर किस में हो सकता है, स्टोर हो जाएगा किसमें, स्टार्च में। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब देखना, अब क्या है कि बताओ अगर लाइट ना हो तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी, लाइट रिएक्शन हो पाएगा, नहीं। देखो तो ये जो है सीधा लाइट पे डिपेंड है कि नहीं है। ये जो होते हैं लाइट रिएक्शन जो होता है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंड ऑन, डायरेक्ट मतलब कोई वो नहीं, लाइट नहीं तो भैया एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा। डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, डायरेक्टली डिपेंड है लाइट। तो इसे क्या बोला गया, लाइट रिएक्शन। क्या बोला गया, लाइट, क्योंकि ये लाइट पे सीधा डिपेंड है। ये लाइट पे डिपेंड नहीं है, नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट। डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर इन्हें एटीपी एनएडीपीएच ना मिला तो रिएक्शन ग्लूकोज बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट लाइट पे डिपेंड नहीं है। तो इनको कौन, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, लाइट का प्रोडक्ट क्या है, एटीपी एनएडीपीएच। बट ये किस पे डिपेंड है, कह सकते हैं इनडायरेक्टली तो लाइट पे डिपेंड है। डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड है। तो लाइट नहीं हुआ तो इनका रिएक्शन आगे नहीं चलेगा। तो इनडायरेक्टली ये किस पे डिपेंड है, लाइट पे। तो ये किस पे डिपेंड है, बट डिपेंड ऑन लाइट प्रोडक्ट।
लाइट के दौरान बना प्रोडक्ट। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड है, और प्रोडक्ट क्या है, एटीपी एंड NADPH। क्या है, NATP और NADPH। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, 6 कार्बन का ग्लूकोज बन रहा है, कार्बन सिंथेसिस हो रही है, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है क्या, इसको बोला जाता है कार्बन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कार्बन रिएक्शन। सिंथेसिस हो रहा है, तुम चाहे बायोसिंथेसिस रिएक्शन बोल दो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या बोलेंगे, हम इसे कार्बन रिएक्शन बोलेंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो भैया फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, दोनों को मिला के देखो, लाइट रिएक्शन कहां चल रहा है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में, और डार्क रिएक्शन कहां चल रहा है, यहां। अच्छा, डार्क रिएक्शन क्यों नाम दिया गया, ये तुमसे अगर कोई पूछ ले तो भैया देखो, इनको दे दिए थे लाइट रिएक्शन, अब इनका कुछ नाम रखना था, और ये डायरेक्ट लाइट पे डिपेंड नहीं थे, तो डार्क का उल्टा ऐसा बाई कन्वेंशन माना गया। इसका कोई, एनसीईआरटी सीधा लिखा है, इसका कोई तुम मतलब ना निकालने लगना कि डार्क रिएक्शन डार्क में चलेगा। अगर तुम डार्क कर दिए, ऐसे इन्हें नाम देना था भाई, लाइट का उल्टा क्या, डार्क। ऐसा नहीं है, सीधा एनसीईआरटी लिखता है, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन लिखने का मतलब ये हो गया कि ये डार्क में चलेंगे। अगर तुमने मान लो डार्क कर दिया, सुनो एक क्वेश्चन, तो सबसे पहले रिएक्शन जो बंद होगा वो कौन सा रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बंद होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन डायरेक्ट डिपेंड है लाइट पे। और उसके थोड़ी देर बाद कौन बंद हो जाएगा, डार्क रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो एटीपी NADPH बन गया वो खत्म हो जाएगा, तो डार्क रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डार्क रिएक्शन कहां चलता है, डार्क में चलता है। इतनी बात उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी। चलो अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, जल्दी से फटाक से इसको लिखो, जल्दी। मिटाएं, चलो मिटा रहे हैं। तो बताओ फोटोसिंथेसिस कितने रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कार्बन रिएक्शन। फोटो ये किस में चलता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में। मेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन आता है, ग्रेना आता है, और कौन आता है, स्ट्रोमा लैमेली। ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, पिगमेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, किसको, ट्रैप करते हैं, लाइट को सिंथेसिस करा देते हैं, एटीपी और NADPH, और ये एटीपी NADPH CO2 को किसमें कन्वर्ट करा देता है, ग्लूकोज में। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो एंजाइम कहां पाया जाता है, स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहां चलता है, स्ट्रोमा में। ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पे, लाइट पे। और ये जो होता है डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते, लेकिन लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं, मतलब लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है। जैसे कोई शाकाहारी होगा, जैसे कोई मान लो मांसाहारी होगा, तो वो मान लो प्योर मांसाहारी है, सिर्फ मार के जानवर खा रहा है, तो क्या वो प्लांट पे नहीं डिपेंड है, प्लांट को डायरेक्ट नहीं खा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि जो जिस बकरे को खा रहा है वो बकरा प्लांट खा के बड़ा हुआ है। अगर प्लांट नहीं तो बकरा नहीं, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, ये लाइट को बताओ, ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है पिगमेंट। तो हमसे पूछा है फोटोसिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, पिगमेंट। तो हमसे एनसीईआरटी ने कहा है, हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पूछा है कितने पिगमेंट, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, यही टॉपिक होगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट इन्वॉल्व हैं। चलो तो हम लिख देते हैं, अगला टॉपिक क्या अपना है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तुम पूरा लिख लेना, समझ रहे हो ना। चलो लिख देते भैया, नहीं गुस्सा जाओगे तो। आर इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस को हम भैया PS फिर लिखना स्टार्ट कर दिए, बहुत बड़ा लिखने में मजा नहीं आता। हमसे एनसीईआरटी ने कहा भैया कभी पत्ती को देखे हो, हमने कहा कहा पत्ती किस कलर का होता है, हमने कहा ज्यादातर हरा कलर का होता है। कहा कौन सा हरा कलर, हरा, अरे यार शेड्स, हरे कलर में भी कई सारे शेड्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कई सारे शेड्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो प्लांट लीफ जो होता है जनरली क्या होता है, हरा, लेकिन हरे में भी मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन का बहुत सारा शेड्स होता है, येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन, और उसके बाद कई सारे ग्रीन होते हैं कि नहीं होता है। अरे यार कभी तुम वो कपड़ा लेने गए लेडीज के साथ तो कहती भैया ये शेड्स वही सब सही,
हल्का ब्राउन हम सबको क्या होता है भैया, चलो छोड़ दो क्लास नहीं तो बताते। चलो देखना अब क्या है, तो हम जानते हैं अगर तुम प्लांट लीफ देखो, इन प्लांट लीफ, प्लांट के लीफ में मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन के भी अलग अलग शेड्स होते हैं। शेड्स मतलब क्या होता है, अरे देखो यार हरा वाला शेड, ये वाला शेड, शेड मतलब होता है, शेड मतलब होता है एक ही कलर में वेरिएशन, एक ही कलर का तुम फिर कचूमर निकाल रहे हो, मतलब डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, पता नहीं कौन सा ब्लू, एक्स ब्लू, वाई ब्लू, जेड ब्लू, समझ रहे हो ना, ये सब ज्यादा हमें नहीं पता है क्योंकि हम सबको सीधा पता होता है नीला, काला, पीला, हरा, आसमानी, पता नहीं, और जुगनू कलर का, समझ रहे हो ना, ये सब हमें पता होता है। इन प्लांट लीफ, अगर प्लांट लीफ की बात करें भैया, तो प्लांट लीफ में क्या होता है, प्लांट लीफ की अगर बात करें तो प्लांट लीफ में क्या होता है, मेनी पिगमेंट, मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन, मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, शेड्स होते हैं इन देयर लीफ, इन देयर। हमने पूछा वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों बहुत सारे शेड्स पाए जा रहे हैं, तो हमें लगा कि भैया अगर एक पिगमेंट होता फोटोसिंथेसिस में, प्लांट के लीफ में अगर एक पिगमेंट होता, अगर एक पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता तो पत्तियों का, सभी पत्ती जो होते हैं उनका कलर का, कोई कोई पीला हरा पत्ती होता है, देखो कि नहीं ऐसे सारे पत्ती, उनका कलर एक जैसा होता। अगर ये पत्तियों का, भाई क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर आता है, तो अगर क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट, अगर एक ही पिगमेंट होता, अगर एक ही पिगमेंट होता तो सभी की सभी पत्तियां एक जैसी होंगी। तो हमने कहा भाई कितने पिगमेंट होते हैं, तो भैया हमें तो ऐसे पता नहीं है, तो उसको पिगमेंट, कितने पिगमेंट होते हैं उसके लिए हमें करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या, लीफ पिगमेंट को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के पिगमेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ, का आंसर हम देंगे जब हमें यह पता चल जाएगा, जब हम लीफ पिगमेंट को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा, अब लीफ पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है, कलर्ड होते हैं, इसको सेपरेट करना है तो हमारे पास एक टेक्निक होता है, क्या होता है, एक टेक्निक होता है, इस टेक्निक का नाम है पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या नाम है, पेपर क्रोमैटो, जोमैटो नहीं, क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी ये एक ऐसा टेक्निक है, अगर इंटर में कराया गया हो, हम सब तो भाग गए थे, ये सब नहीं कर पाए थे दुर्भाग्यवश, कोई भी एक्सपेरिमेंट के दौरान हम सब क्लास छोड़ के भाग जाया करते थे, उसमें खेला करते थे, कूदा करते थे, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है अच्छे से। इसीलिए इंटर में भाई हम सब में लैब था, पढ़ाया जाता था, ये सब दिखाया जाता था, लेकिन हम सब नहीं किए थे भैया। चलो इधर देखना, क्योंकि लैब मतलब छुट्टी, लैब इज इक्वल टू लैब वाली क्लास मतलब छुट्टी वाली क्लास, लैब में कौन जाता है भाई। चलो टेक्निक पेपर क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी क्या होता है लेकिन हमने बाद में सीख लिया। देखो भैया, पेपर क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, कलर को सेपरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कलर को सेपरेट करने का एक टेक्निक है। कैसे किया जाता है, जरा सा हम तुम्हारे सामने इसका शो दिखाएंगे, ज्यादा तो नहीं दिखाएंगे लेकिन थोड़ा सा दिखाएंगे। एक ट्यूब लिया जाता है, क्या लिया जाता है भैया, ट्यूब, हो सकता है तुमने इससे बेहतर भी पढ़ा हो। इसमें एक पेपर डाला जाता है, क्या डाला जाता है भैया, पेपर, और इसमें डाल दिया जाता है इसमें डाला जाता है वाटर। क्या डाला जाता है भैया, वाटर डाला जाता है। वाटर के साथ इसमें डाला जाता है पेट्रोलियम ईथर। क्या डाला जाता है, पेट्रोलियम ईथर। याद नहीं रखना ये सब, तो कुछ लोग गाली देंगे, सर लिखा कह रहे हैं ईथर। उसके बाद इसमें डाला जाता है वाटर, पेट्रोलियम ईथर, एसीटोन, एसीटोन। ये भैया हमने इसका पूरा सॉल्वेंट डाल दिया।
अब उसके बाद इस पेपर पे हमने क्या किया, उस पत्ती को लिया, उसकी चटनी बनाई, उसको पीसा। क्या किया भैया, पेस्टल लेके उसको क्या किया, मोर्टर पेस्टल लेके हमने क्या किया, उसको पीसा। पीस के उसकी चटनी बनाई, चटनी को सुखाया ताकि उसमें से पानी उड़ जाए, और उसको क्या किया, उसको अब वहां उसका एक स्पॉट इस पर डाल दिया हमने। क्या कर दिया भैया, एक स्पॉट इस पर डाल दिया, तो पिगमेंट स्पॉट, एक धब्बा समझ लो। अब हमने देखा, अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ फैलेगा। अब ये पेपर कभी देखे होगे तो ऊपर की तरफ। हमने देखा भैया 4 टाइप के पिगमेंट हमें दिखे। कितने टाइप के, 4 टाइप के कलर्ड पिगमेंट हमें दिखे। हमने कहा भैया वो कौन से 4 टाइप के पिगमेंट हैं, तो देखो भैया कलर जो होता है, कलर ऑफ लीफ, तो हमें पता चला ये जो कलर ऑफ लीफ होता है ये सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं आता, क्योंकि अगर सिंगल पिगमेंट की वजह से आता तो यहां सिंगल पिगमेंट दिखने चाहिए थे कि नहीं, यही ऊपर जाता है ऐसे, समझ रहे हो ना, ये यहां नहीं रहेगा, जब वो खत्म, ये खत्म हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। टेक्निक होती है, देख लेना। चलो हमारे में ज्यादा नहीं, ये सिर्फ इतना ही पढ़ा देते तो बहुत काम बन जाता। पेपर क्रोमेटोग्राफी पूछ ले, अगर लीफ पिगमेंट को सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक लगाना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, अपना काम बन जाएगा। लेकिन सुनो, 4 टाइप के पिगमेंट, तो हमारी आंखें खुल गई, उससे पहले बंद थी। देखो हमने क्या कहा, ये जो कलर ऑफ लीफ है, कलर ऑफ लीफ नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, एक सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं है, ये कितने, 4 पिगमेंट। हमने कितने पिगमेंट एनालिसिस किए भैया, 4 पिगमेंट एनालिसिस किए, ड्यू टू 4 पिगमेंट। अच्छा, ये एनालिसिस हमने किया, वो 4 पिगमेंट हम तुम्हारे सामने लिखना चाहेंगे। पहला पिगमेंट था क्लोरोफिल ए, दूसरा पिगमेंट था क्लोरोफिल बी, तीसरा पिगमेंट था जैंथोफिल, जो एनसीईआरटी में लिखा वही हम भी छाप रहे हैं। चौथा था कैरोटीनॉइड, फिर से बोल देना, जो एनसीईआरटी में लिखा वही हम छाप रहे हैं। अब देखो क्लोरोफिल का कलर याद रखना, क्लोरोफिल का कलर, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, यहां से हम बता दे रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो कहेगा भैया मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन दे देगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल। अगर वैसा क्वेश्चन देगा तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन रहेगा तुरंत। ज्यादातर उसे अगर एक क्वेश्चन में सारी चीजों को कवर अप करना है तो ये ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट में ज्यादातर उसको क्या बनाना चाहेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना चाहेगा, ताकि तुम्हारी नॉलेज एक क्वेश्चन में पूरी नॉलेज चेक कर ले। देखो भैया अब क्या है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है ये क्या होता है, ब्राइट कलर का होता है या ब्लू ग्रीन। मैंने कहा जो एनसीईआरटी में लिखा उसी को लिखेंगे, ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन ऐसा नहीं, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन मतलब ग्रीन में थोड़ा ब्लू लगा दो, समझ रहे हो ना। अब देखो उसके बाद क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन। क्या होता है, येलो ग्रीन। जैंथोफिल का होता है येलो, कैरोटीनॉइड का होता है येलो या येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज। इतनी बात एकदम क्लियर है। सबसे पहली बात इसी को रटो जल्दी से रटो। हमने जब क्रोमैटोग्राम निकाला, क्रोमैटोग्राम मतलब क्रोमैटोग्राफी करने के बाद जो हमें पेपर निकला है, जो उस पे हमारी पूरी ग्राफ आई है, उसे हम बोलेंगे क्रोमैटोग्राम। ये किस पर हमने कलर देखा, क्रोमैटोग्राम पे देखा। टेक्निक क्या थी, क्रोमैटोग्राफी। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब बताओ, क्लोरोफिल ए किस कलर का, ब्राइट ब्लू ग्रीन, ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी किस कलर का, किस कलर भैया, येलो ग्रीन। क्लोरोफिल कह रहे हैं। जैंथोफिल किस कलर का, जैंथोफिल किस कलर का भैया, येलो कलर का। उसके बाद जो होता है कैरोटीनॉइड किस कलर का, कैरोटीनॉइड किस कलर का होगा भैया, कैरोटीनॉइड होगा येलो या येलो ऑरेंज। अच्छा ये हमने पिगमेंट पढ़ा, क्या इतने ही टाइप के पिगमेंट होते हैं क्या, बहुत सारे टाइप के होते हैं। अरे यार ये तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे हैं। हायर प्लांट मतलब जिम्नो एनजीओ के बारे में बात कर रहे हैं हम, लोअर प्लांट पे बात ही नहीं करेंगे। लोअर प्लांट में वहां एक चार्ट नहीं बना, वहां पिगमेंट नहीं लिखा, क्लोरोफिल ए बी, ब्राउन रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और उसके बाद क्या, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी,
दिया है कि नहीं, उसमें सारे पिगमेंट दिए हैं कि नहीं, फ्यूकोजेंथिन, R5-क्लोएरिथ्रिन, उसके बाद क्रेटिनोइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये सब दिए हैं, तो वहां भी पिगमेंट है, लेकिन हमें उसका नहीं पढ़ना है क्योंकि हम हायर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, क्या आपकी इजाजत है? जल्दी से लिखो, इसको मैं मिटाना चाहूंगा। चलो मिटाए भैया। हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? एनसीईआरटी ने जो लिखा उसके हिसाब से कितना है? 4 पिगमेंट। हमने बताया लीफ जो होता है अलग अलग कलर का होता है। हमने पूछा क्यों, तो अब जवाब मिल गया है, क्योंकि उसके पास क्या होता है? अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं। किस टेक्निक द्वारा जानेंगे? पेपर क्रोमैटोग्राफ, पेपर क्रोमैटोग्राफी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद उसका पेपर क्रोमैटोग्राम निकालेंगे, जो रिजल्ट आया है वो अब उससे हमने देखा तो हमें पता चला ये जो पत्तियों का लीफ होता है एक कलर की वजह से नहीं 4 कलर की वजह से आ रहा है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्लोरोफिल ए किस कलर का था? क्लोरोफिल ए किस कलर का था भैया? क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, उसके बाद जैंथोफिल येलो, उसके बाद क्रेटिनोइड क्या होगा? येलो या येलो ऑरेंज। अब बात करते हैं, ये पिगमेंट 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 कर रहे हैं, आखिर में ये पिगमेंट होता क्या है? ये पिगमेंट क्या होता है? तो सुनो भैया, पिगमेंट की डिफिनीशन ही तुम लिख लो। पिगमेंट, पिगमेंट जो होता है और कलर्स, ये जो होता है पिगमेंट और केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दैट है, जिसके पास एबिलिटी होता है, एबिलिटी क्षमता होता है टू एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ पे, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके पास क्षमता हो लाइट के अलग अलग वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना होता है? विजिबल लाइट का कितना माना गया? 400 से 700, जिसे क्या बोलते हैं? पार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस, जिसपे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन पढ़ाएंगे। चलो अब हमने क्या बोला कि ये अलग ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम पे, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज पे लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, उसे क्या बोलेंगे? पिगमेंट। हमने पूछा पिगमेंट कहां पाए जाते हैं, तो तुमने कहा पिगमेंट पाए जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। कहां पाए जाते हैं? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। इनका काम क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? लाइट की रेंज। क्या होता है? लाइट की रेंज, अलग अलग रेंज के अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को क्या करना? एब्जॉर्ब करना। और रेंज क्या होता है? स्पेक्ट्रम। क्या होता है? रेंज का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम। जैसे ये एक स्पेक्ट्रम हो गया 400 से लेके 700, और इसमें कई सारे स्पेक्ट्रम होंगे, जैसे 400 से लेके 500, ये भी एक स्पेक्ट्रम हो गया 500 से लेके 600। स्पेक्ट्रम मतलब होता है, समझ लो, रेंज। क्या होता है? रेंज। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ को, रेंज को क्या करेंगे? इनका क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या हो गया भैया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो, उसके बाद इस स्पेक्ट्रम को ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम को ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट के वेवलेंथ को हम एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? ताकि हम एक्शन कर सके, काम कर सके।
कौन सा काम? फोटोसिंथेसिस, ताकि हम इस स्पेक्ट्रम का यूज करके एक्शन कर सकें। क्या कर सकें भैया? एक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक्शन स्पेक्ट्रम। अगर तुम इसकी चाहो तो डिफिनीशन लिख सकते हो, इस डिफिनीशन लिख सकते हो दोनों का कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिख सकते हो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी, अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी absorbed by pigment at different wavelength। और ये भैया वेवलेंथ विजिबल लाइट का होना चाहिए, ऐसा नहीं इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का कर दो, विजिबल लाइट का होना चाहिए, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। चलो, तो हमने क्या बोला? कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एक पिगमेंट, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी एक पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब होगा, क्या बोला? एब्जॉर्ब होगा, उससे बोलेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब होता है रेंज ऑफ वेवलेंथ। किस रेंज ऑफ वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना एक पिगमेंट कितना एब्जॉर्प्शन किया है, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसके बाद आया इस स्पेक्ट्रम, जो हमने इस स्पेक्ट्रम पे जो हमने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया है, इस पे कितना एक्शन करेंगे। एक्शन मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस। कितना फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसे बोलेंगे क्या? एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम। पहली बार इसको कौन बताया था फोटोसिंथेसिस का? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, T.W. एंगलमैन। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो, तो एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में अगर डिफिनीशन लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ, या लिख सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ पे कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये तो एक्चुअल डिफिनीशन हो गया अपनी भाषा में। एब्जॉर्ब्ड लाइट, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, जो एब्जॉर्ब हुई लाइट है, यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, उसे क्या बोलेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम। मतलब कितना जो हमने एब्जॉर्ब लाइट किया था उसमें से हमने कितना यूज कर लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे क्या बोलेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ज्यादा करेक्ट यही रहेगा, ये अपनी भाषा में हमने लिखा है कि हमने जो लाइट एब्जॉर्ब किया है उसमें से कितना लाइट हमने फोटोसिंथेसिस करने में लगा दिया, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब की है क्यों? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एक्शन करने के लिए। तो ये क्या होगा? लाइट स्पेक्ट्रम, क्या होगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। सीधा कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एक्शन स्पेक्ट्रम। कितना फोटोसिंथेसिस, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, एक्शन स्पेक्ट्रम। सीधी बात, नो बकवास। अब इसको हम ग्राफिकल वे में दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे भैया? ग्राफिकल वे में। चलो दिखाते हैं। उससे पहले हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, अब लिख लो जल्दी से, हम इसको क्या कर दें? मिटा दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे। बताओ, पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके पास क्षमता होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की अलग अलग वेवलेंथ पर। अच्छा, ये प्रेजेंट होते कहाँ? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो होता है, हम अगर बात करें, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट एट डिफरेंट, कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है और कितना यूज हो गया फोटोसिंथेसिस पे, उसे बोलते हैं। कितना लगा दिया गया है काम में, कितना काम क्या है फोटोसिंथेसिस में, उसे क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहली बात हम भैया रखने जा रहे हैं, तुम्हारे सामने रखने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये नजारा हम दिखाने जा रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं भैया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाने जा रहे हैं, ग्राफिकल हाँ चल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो देखना, अगर हम बात करें कितने टाइप के पिगमेंट, 4 टाइप के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, केराटिनोइड। अब हमारी एनसीईआरटी में जैंथोफिल नहीं दिया है, जो ग्राफ दिया, तो हम भी जैंथोफिल पे काहे बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। चलो सबसे पहले देखेंगे, एक देखो ग्राफ हमारा ऐसे रहेगा, बार बार हम नहीं बताएंगे, ग्राफ हमारा ऐसे रहेगा, एक तरफ हम बढ़ेंगे 400 से लेके 700, अगर इधर बढ़ेंगे तो हम वेवलेंथ में बढ़ रहे हैं, वो वेवलेंथ नैनोमीटर में ले सकते हैं, वेवलेंथ नैनोमीटर में लिया गया है, वेवलेंथ। और ऊपर बढ़ेंगे तो हम रेट ऑफ या लिख दो एब्जॉर्प्शन बढ़ेंगे, कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है। अगर ऊपर बढ़ेंगे, भैया ग्राफ क्या कह रहा है, ऊपर बढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इधर बढ़ेंगे तो वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ पे कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ का मामला है। चलो अब हमने देखा, सबसे पहली बात, इतनी बात एकदम क्लियर है, बार बार एब्जॉर्प्शन, हम देखो एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, कुछ और लिखा है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, बात वही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, एनसीईआरटी अभी हम दिखाएंगे तुम्हें। चलो इसको क्या करेंगे, हमारी एनसीईआरटी में क्या किया है, गलती क्या किया है, जगह बचाने के लिए या कह दो कुछ भी करने के लिए, उस तीनों को एक ही में बना दिया है, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा होना नहीं होना है। चलो इसको बना रहे हैं हम, तीन देखो, तीन दिया उसमें, क्या क्लोरोफिल ए पे कितना एब्जॉर्प्शन होगा, क्लोरोफिल बी पे कितना एब्जॉर्प्शन होगा, केराटिनोइड पे कितना एब्जॉर्प्शन होगा, तो हम भी बना दे रहे हैं। चलो 3 ग्राफ हम बनाएंगे, 1 2 और 3। इधर निकला नहीं है, वेवलेंथ होगा, भैया अंडरस्टूड है, इधर क्या होगा, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि अभी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे बात कर रहे हैं। जब हमने क्लोरोफिल का देखा, क्या देखा, क्लोरोफिल को हम नीला से दिखा दे रहे हैं, क्लोरोफिल का देखा तो हमने देखा भैया जब हमने क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, एक बात इससे पहले ये बताओ, हम एक बात बताओ कि, चलो पहले लिख ही दें फिर पूछ लें एक बात, क्लोरोफिल एक्चुअल नहीं बन पाएगा यार, एक्चुअल बना देना, समझ रहे हो ना। चलो हमने देखा कि ये लाइट स्पेक्ट्रम जो था वो ब्लू लाइट का था, क्या था, और ये क्या था, रेड लाइट का, और ये जहां एकदम मिनिमम हो गया है वो था ग्रीन लाइट का। बिबिग्योर में क्या था, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो यहां से कोई भी देख के बता देगा कि, और ये मामला है क्लोरोफिल ए का, किसका मसला है, क्लोरोफिल ए का। तो कोई भी इंसान ये देख के बता सकता है कि सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए में ब्लू लाइट और किस पे हो रही है, रेड लाइट पे हो रही है। किस पे हो रही है भैया, रेड लाइट पे। और किस पे कम हो रही है, ग्रीन लाइट पे। अब इसको ऐसे कॉमन ऐसे याद कर सकते हैं, सुनो कैसे, जैसे एक अच्छा, एब्जॉर्प्शन सबसे कम कहां हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहां, ग्रीन लाइट पर। अच्छा क्लोरोफिल ए दिखता कैसे है, ग्रीन, ब्लू ग्रीन तुमने कह दिया, ब्लू ग्रीन मतलब इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो ग्रीन में थोड़ा ब्लू मिक्स कर दो, मतलब इसको ग्रीन मान के चल रहे हैं, तो ग्रीन कलर का दिखता है। अच्छा एक वर्ड होता है, कोई चीज हमें कब दिखता है, जैसे ये हम उम्मीद करते हैं तुम्हें ये पीला पीला दिख रहा होगा, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, सभी लाइटें एब्जॉर्ब हो रही हैं और पीला वाला लाइट क्या कर रहा है, इस कपड़े से रिफ्लेक्ट कर रहा है। पीले वाली लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, तभी हमें क्या दिख रहा है, तभी हमें क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये मार्कर, अगर तुम्हें ये वाली डंडी ये लाल दिख रही है, इसका मतलब लाल लाइट यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्ट होगा वही हमें दिखाई देगा। बात समझ में आई। तो एक बात बताओ, ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे अगर सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो जाएं तो हमें क्या कलर दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है। क्या कलर दिखता है भैया, व्हाइट कलर, क्योंकि सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो गई तो सारी दिख रही हैं और क्या दिखेंगी, लाइट कलर दिखेंगी। और सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो जाएं तो कोई कलर नहीं दिखेगा, डार्क दिखेगा, उसी को बोलते हैं काला। क्या बोलते हैं, क्योंकि सारी लाइटें एब्जॉर्ब हो गई हैं तो कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही हैं, तो हमें दिख क्या रहा है, कुछ नहीं मतलब काला।
काला कलर दिखेगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो हम हमारे कुछ क्या करेंगे, वीडियो को कट कर देंगे और फिजिक्स वाले दिखाएंगे। तो फिजिक्स वाले इसमें वो निकालेंगे, क्या कहते हैं, गलती निकालेंगे कि देखो यहाँ पर गलत बोल दिया। अबे भैया जितना हम समझाना चाह रहे उतना समझ गए ना। चलो, तो कहने का मतलब ये है क्लोरोफिल ए जो है ग्रीन लाइट को क्या कर रही है, ग्रीन लाइट को क्या कर रही है भैया, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो एब्जॉर्ब कर नहीं रही है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है, इसीलिए ग्राफ यहां चला आया। अब देखना, उसके बाद हम आगे बढ़े। क्लोरोफिल बे में भी यही सेम मसला था, बस थोड़ा सा अंतर यहां पर, माइन्यूट सा अंतर है। ये देखो थोड़ा सा इसमें क्या है, ये वाला चोटी यहां शिफ्ट हो गया है। देखो एनसीईआरटी में दिया होगा, ये वाला चोटी थोड़ा सा ऊपर है और इधर थोड़ा सा शिफ्ट है। किधर, इधर शिफ्ट है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है ब्लू पर ही, थोड़ा सा इधर वाले ब्लू, मतलब ये क्या है, इससे ग्रीन से पहले जस्ट ब्लू ग्रीन आता है, ब्लू ग्रीन के पास में है ये, क्लोजर टू ब्लू ग्रीन, तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया है। चलो हम भी शिफ्ट कर दें, एनसीईआरटी में देख लें भैया एकदम, ताकि सही से शिफ्टिंग हो पाए। हाँ चलो, इधर शिफ्ट हो गया है। हम इसको दिखा दे रहे हैं, लाल से दिखा दें या हरा से दिखा दें, नहीं लाल से दिखाएंगे। चलो काला से दिखा दें। यहां पर भी ग्रीन नील, उसके बाद ये है रेड। अब जब हमने देखा तो ये ब्लू है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट वाला है, ब्लू ग्रीन की तरफ शिफ्ट है, कह दो ग्रीन की तरफ शिफ्ट है, हमें ब्लू ग्रीन पता है, मतलब ग्रीन से पहले थोड़ा ब्लू ग्रीन आता है, तो ये ब्लू ग्रीन की तरफ शिफ्ट है एकदम, और ये थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और ये रेड वाला जो है थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। इसकी तुलना में थोड़ा, अभी एक बनाएंगे तो समझ जाओगे। अब क्लोरोफिल बी पर भी किस पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, ब्लू और रेड लाइट, कह सकते हैं सीधा ब्लू और रेड लाइट पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्रीन पे नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये अब क्या बचा, कैरेटिनॉइड बचा। क्या बचा, क्रेटिनॉइड। तो क्रेटिनॉइड की अगर हम बात करेंगे, किस कलर का दिखता है भैया, ग्रीन नहीं दिखता, ये किस कलर का दिखता है, ग्रीन ये नहीं दिखता, ये दिखता है येलो कलर का। तो मतलब अगर तुमसे पूछ ले भैया, क्वेश्चन बन गया बवाल, कह दे कि बताओ मिनिमम एब्जॉर्प्शन, क्रेटिनॉइड देखो येलो और येलो ऑरेंज, हाँ, अगर पूछ ले मिनिमम एब्जॉर्प्शन क्रेटिनॉइड किस पे करेगा, तो येलो लाइट या येलो ऑरेंज पे करेगा, क्योंकि उसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस लाइट को जब रिफ्लेक्ट कर रहा है मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो उससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इस पे जो होता है, इसमें जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ना तो ब्लू पे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग दिया है इसमें। क्या दिया है, थोड़ा अलग दिया है इसमें, एनसीईआरटी ने थोड़ा अलग से दिया है। चलो हम भी ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो भैया, ये जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो हुआ वो कह सकते हैं ग्रीन और ब्लू ग्रीन पे हुआ। क्या हुआ, ग्रीन और ब्लू ग्रीन पे एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि ये ग्रीन लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भैया बड़े प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाना, इतने प्यार से समझा रहे हैं ना। अब तीनों को हम मिक्स कर देते हैं, एक में कर देते हैं, जैसा हमारी एनसीईआरटी में दिया है। तो जब तीनों को हम एक के ऊपर एक चढ़ा देते हैं भैया, चलो तो देखो ऐसे दिया है, ये है क्लोरोफिल ए, बहुत फिर से कह रहे हैं, बहुत आसानी समझा रहे हैं इसको। ये है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है भैया, ये उसके बाद है हाँ क्लोरोफिल सी, इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोरोफिल सी। इसका देखो चोटी थोड़ा ऊपर चढ़ गया, ज्यादा हम ऊपर चढ़ा दिए, ग्राफ से ऊपर चढ़ा दी भैया, लो देखो ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी में इस पे थोड़ा हम कहेंगे, थोड़ा और अच्छा एनसीईआरटी को लिखना था, ये थोड़ा इधर करना था, इसको ऐसे करना था, समझ रहे हो ना। चलो लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, इसी के ऊपर चढ़ा दिया। पहला पीक क्लोरोफिल ए का एक्चुअल, दूसरा क्लोरोफिल बी का, तीसरा कह सकते हैं ग्रीन या
ब्लू ग्रीन का। देखो एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, इसको क्या कर दिया, थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया है, तो तुम भी ऐसे याद कर लेना। देखो यार क्वेश्चन इस पे क्या बना देगा, ज्यादातर ग्राफ पूछ लेगा, वो एबीसीडी मान लो कर दिया, तो एबीसीडी में एनसीईआरटी में तुम्हारे जैसे दिया है, तुम सीधा याद रख लेना, बी क्या दिया है, बी, उसके बाद क्या दिया है, सी क्लोरोफिल, देखो काला वाला है क्लोरोफिल बी, हरा वाला है क्लोरोफिल सी नहीं है, ये कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड, और नीला वाला क्या है, ए। तो तुम याद कर सकते हो ऐसे बी सी ए, कैसे याद कर सकते हो, बी सी ए। अब देखो जिस पीक पे भी अगर यहां ए बी सी डी कर दे तो ऐसे अपना पेन रखना, ऐसे करके ऐसे पहुंच जाना, इसका बी यहां आ रहा है, ऐसे पेन रखना, ऐसे यहां आ जाना, फिर समझ रहे हो ना, बी सी ए याद रख लेना। चलो उम्मीद करते हैं ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो बताओ ब्लू एंड मैक्स, अगर क्लोरोफिल ए की बात करें, अब हम लिख रहे हैं मैक्सिमम, अब हम कुछ डाटा लिख रहे हैं तुम्हारे सामने, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट पे होगा, तो लिख सकते हैं ब्लू एंड किस लाइट पे होगा, ब्लू एंड रेड। अच्छा फिर हम लिख सकते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी का किस पे होगा, तो बिना झिझक क्या कहते हैं, बिना झिझक के, अगर तुम बिना घबराए अगर तुम ये लिखना चाहो कि ब्लू एंड रेड, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका देखो हम लिख सकते हैं, हमें थोड़ा सा अलग करना है क्लोरोफिल ए से, तो हम लिख सकते हैं क्लोजर टू, क्लोजर मतलब देखो ब्लू से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है ना, ग्रीन की तरफ शिफ्ट हुआ है, ब्लू ग्रीन यहां बीच में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन, तो इधर थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो क्लोजर मतलब के पास, क्लोजर टू ब्लू ग्रीन एंड रेड लाइट पे क्या हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब कैरोटीनॉइड का किस पे हुआ, ब्लू ग्रीन, ये सब लिखने की बात नहीं है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस पे हुआ है, क्लोरोफिल ए का, ब्लू एंड रेड, और इसी पे क्या होगा, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। क्या होगा इस पे, ये शो करेगा हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा किस पे, क्लोरोफिल ए पर। अब इसीलिए क्लोरोफिल ए को कहा जाता है मेजर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या बोला जाता है, मेजर पिगमेंट बोला जाता है किसको, क्लोरोफिल ए को, क्योंकि इसी ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उस पे क्या हो रहा है, ये जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उस पे मैक्सिमम हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है चीफ पिगमेंट। चीफ मतलब सस्ता नहीं, चीफ मतलब मुख्य, चीफ, अरे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ नहीं, अच्छा चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितनी कहाँ कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई, इतनी बात एकदम क्लियर है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, इसको जल्दी से लिखो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने तुम्हारे सामने रख दिया। अब देखो, अब हम सीधा बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे फोटो एक्शन स्पेक्ट्रम। किस पे बात करेंगे भैया, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हमारा ग्राफ ऐसे रहेगा, इधर रहेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या रहेगा भैया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे नापेंगे, देखो भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एनसीईआरटी में दिया एक तरीका, कितना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन मेजर्ड बाय O2 रिलीज। कैसे नापेंगे इसको, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा मतलब उतना ज्यादा क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो कैसे नापेंगे, मेजर्ड बाय O2 रिलीज्ड। चलो O2 रिलीज, ऊपर बढ़ेंगे मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, इधर बढ़ेंगे मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं,
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस लाइट पे हुआ? ब्लू एंड रेड। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी किस पे होता है? ब्लू एंड रेड। उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, चलो ये सब छोड़ दो, दूसरा वाला नहीं भी लिखोगे, सिर्फ ब्लू रेड बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम देखना, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मतलब कितना जो एब्जॉर्ब हमने लाइट किया है, तो फोटोसिंथेसिस किस पर हुआ है ज्यादा। तो अभी तुम चौंक जाओगे फोटोसिंथेसिस देखकर। इसका देखो हमने बना दिया, ये लो, इधर बढ़ेंगे वेवलेंथ, इधर बढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस कितना हुआ है। जितना O2 ज्यादा निकलेगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। तो देखना इधर भैया, ऐसे दिया होगा, एक्चुअल नहीं बना है लेकिन ऐसे ही दिया होगा एनसीईआरटी में। चलो, कहने का मतलब है ये, इसका मतलब होगा क्या? ब्लू, और ये क्या होगा? रेड। क्या होगा भैया? रेड। ब्लू और रेड। तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस पे हो रहा है? चौंकाने वाली कोई बात नहीं भैया, ये देखो इधर है जीरो फोटोसिंथेसिस, ऊपर बढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्लू पे भी ज्यादा होगा, रेड पे भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इसका लाइट, इस वेवलेंथ का लाइट क्या किया? हमने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहां आ जाती है कि ये बताओ कि ये जो ग्रीन वाला है मिनिमम तो है लेकिन जीरो नहीं है, और जबकि क्लोरोफिल ए बी ने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया था, तो फोटोसिंथेसिस कौन किया ग्रीन पर? तो फोटोसिंथेसिस किया जानते हो कौन? जरा तुम खोल के देखो, कैरेटिनॉइड, कैरेटिनॉइड। और यहां जो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही ना, वहां क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरेटिनॉइड सबका मिला के देखा जा रहा है, सबकी लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस, यहाँ फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ दे रहे हैं। किसी एक क्लोरोफिल ए का अकेले नहीं देख रहे हैं, क्लोरोफिल बी का भी नहीं देख रहे हैं, कैरेटिनॉइड सबका मिला के देख रहे हैं। तो ब्लू और रेड लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ था, दोनों ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया था। तो लेकिन अब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रीन पे कैसे हुआ भैया, ये ग्रीन पे कैसे हुआ, तो क्या बताओगे कि कैरेटिनॉइड ग्रीन पे उसका पीक था ना, ग्रीन ब्लू ग्रीन पे पीक था ना। ऐसा रट नहीं लेंगे, ऐसा समझने के लिए तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस, जब ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब किया है कैरेटिनॉइड, तो ये थोड़ा बहुत ग्रीन पे फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब तीसरा डायग्राम क्या कह रहा है, कहां गया भैया? तीसरा कह रहा है, देखो तीसरा कह रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम। तीसरा हमसे बोला कि एक्शन स्पेक्ट्रम, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा, तीसरा देखो क्या लिखा है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को सुपर इम्पोज्ड कर दो। सुपर इम्पोज्ड मतलब क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड। पूरी लाइन क्या है? सुपर इम्पोज्ड किस पे करना है हमें भैया? सुपर इम्पोज्ड ऑन, ये याद रखना, ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। मतलब एक्शन स्पेक्ट्रम को सुपर इम्पोज, उसके ऊपर चढ़ा देना है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? क्लोरोफिल ए वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो क्लोरोफिल ए वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो वो क्या होगा? क्लोरोफिल ए वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात क्या होगा? देखो भैया, ये होगा ऐसे। क्लोरोफिल ए वाले का ऐसे होगा। और देखो फोटोसिंथेसिस, ये है क्लोरोफिल ए वाले का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सिर्फ क्लोरोफिल ए का लिया है, और फोटोसिंथेसिस सबका क्यूमुलेटिव। तभी देखो फोटोसिंथेसिस, अब यहां से समझ लो, यहां से समझो कि क्लोरोफिल ए लाइट इतना एब्जॉर्ब किया, तो फोटोसिंथेसिस कैसे इतना ज्यादा हो रहा है? क्योंकि सिर्फ क्लोरोफिल ए ही ने थोड़ी ना एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल बी ने भी एब्जॉर्ब किया है। देखो यहां ग्रीन पे नील बड़ा सन्नाटा, लेकिन फोटोसिंथेसिस इतना हो रहा। कैसे? क्योंकि क्लोरोफिल ए थोड़ी ना लाइट, क्लोरोफिल ए का ही लाइट थोड़ी ना इंक्लूड किया जा रहा है, कैरेटिनॉइड का भी किया जा रहा है। तो ये समझ में आ गई बात कि नहीं? एक्शन स्पेक्ट्रम को सुपर इम्पोज, इसके ऊपर चढ़ा दिया, किसके? क्लोरोफिल ए के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ा दिया भैया? क्लोरोफिल ए के ऊपर। अब तुमसे पूछ ले
कि बताओ मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस किस लाइट पे हो रहा है, तो तुम क्या बताओगे? मोस्ट फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है मोस्टली किस लाइट पे होता है भैया? मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड। लेकिन गलती से भी मत कह देना कि और वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, होता है, कम होता है। फ्यू या सम फोटोसिंथेसिस अदर लाइट पे भी होता है, अदर स्पेक्ट्रम बोल दो, अदर वेवलेंथ। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? तो चलो मैं इसको क्या करना चाहूंगा, मिटाना चाहूंगा। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है कितना फोटोसिंथेसिस हुआ। तो हमने ये ग्राफ समझने की कोशिश की, पूरी तरीके समझ में भी आ गया होगा। अब एक्शन स्पेक्ट्रम को हमने सुपर इंपोज कर दिया किस पे? क्लोरोफिल ए, ताकि हम समझ जाएं कि क्लोरोफिल ए अकेला योगदान इसका नहीं है, सभी का मिला जुला योगदान है। फोटोसिंथेसिस मेनली किस पे ज्यादा होता है? ब्लू एंड रेड, लेकिन और भी वेवलेंथ पर होता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर कर रहे हैं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, हमने पूछा भैया बताओ पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, उसके बाद क्या? कैरोटीनॉइड। और हमने कहा मेजर पिगमेंट कौन होता है? मेजर पिगमेंट जो होता है वो कौन होता है? क्लोरोफिल ए। ये क्या होता है? मेजर पिगमेंट होता है। क्यों मेजर पिगमेंट बोला गया? क्योंकि इस पे जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रैपिंग ऑफ लाइट को ट्रैप। तो ये सब भी तो लाइट को ट्रैप करते हैं, तो इसीलिए कहेंगे, रुको जरा थोड़ा सा, ये क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। इतनी बात इसको स्पेशल नहीं बनाती। किस वेवलेंथ के? लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के लाइट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए क्या है? स्पेशल है। अब मान लो, और ये रिएक्शन सेंटर सबसे बीच में पाया जाता है और रिएक्शन सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए। अब इसने क्या किया? 780 और 780 कर रहा है यार, 680 और 700 नैनोमीटर के लाइट को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब भैया तुम वही बात हो गई कि बिरयानी बढ़ रहा था, तुम एक प्लेट अच्छे, देखो कई सारी कैटेगरी की बिरयानी लगी थी, एक बिरयानी तुम अपने पास, क्या एक ही बिरयानी, एक ही टाइप का बिरयानी खाना चाहोगे? नहीं, सभी को लेना चाहोगे ना। तो अपने लड़के बच्चों को क्या कर लोगे? बुला लोगे कि नहीं बुला लोगे? चलो, अब ये है क्लोरोफिल ए। क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सिर्फ क्या 680-700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता था। बाकी सब जो लाइट हमें फ्री में मिल रही उसका क्या होगा? उसको भी तो एब्जॉर्ब करना है। तो इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ देखो क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, और उसके बाद ऐसे ये सब पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट। देखो भैया, ये लो। अच्छा देखो, कभी वो मांगने वाले आए हैं, कभी जब मंदिर या मस्जिद के बाहर ये सब खड़े होते हैं मांगने के लिए, तो क्या होता है? एक औरत होती है, उसके 3-4 बच्चे होते हैं। तो क्या होता है? मेन क्लोरोफिल ए औरत है, वो पैसा ले लेती है अपने बच्चों से भी, कहती है अरे जाओ 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 पैसा लो ढेर सारा, ताकि हमारी मदद हो। वो पैसा लेने में क्या कर रहे हैं? पैसा, अब एक औरत होगा, 1 रुपया देकर कोई निकल गया 5 रुपया देकर, अब ढेर सारे बच्चे रहेंगे तो क्या होगा? लाओ भैया लाओ पैसा लाओ पैसा लाओ, तो ढेर सारा पैसा हो जाएगा। वो सब बच्चे मदद कर रहे हैं, सहायक बन रहे हैं पैसा कलेक्ट करने में। तो ये भी जो है, ये वेवलेंथ 680-700, तो ये एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल। लेकिन और सब वेवलेंथ, हमें सभी टाइप के वेवलेंथ चाहिए, तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो एब्जॉर्ब करता है एसेसरी पिगमेंट। कौन एब्जॉर्ब करता है? एसेसरी पिगमेंट। और एसेसरी मतलब जो सहायक है, ऐसा पिगमेंट जो सहायता दे रहा है, जो सहायक है। अब देखो, अब क्या करते हैं? तो एसेसरी पिगमेंट के 2 काम बताए गए हैं। पहला, ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ
ऑफ लाइट, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये ट्रांसफर कर देते हैं एब्जॉर्ब करके। अब बच्चों को जो पैसा मिला वो किसको दे देंगे, अम्मी को दे देंगे अपने, तो अम्मी उनकी क्या है, मेन है। तो ये जो लाइट एब्जॉर्ब की है किसको दे देंगे, क्लोरोफिल ए को, एंड ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या बना रहा है, रिएक्शन सेंटर। इतनी बात एकदम क्लियर है। तो पहला काम एक्सेसरी पिगमेंट का ये हो गया। जैसे एंटीना क्या करता है, एंटीना का काम क्या होता है, वो वेव को क्या करता है, कलेक्ट करता है। जो एंटीना ऐसे ऐसे हिलाते थे पहले, हाँ भैया एक लोग टीन पे, फिर हाँ ये आया आया आया, तो फिर यहाँ से नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ऐसे करके जाता था ना जो छत पे लगा रहता था, तो उसी का काम करता है। तो इसे एंटीनी भी बोला जाता है। इतनी एक्सेसरी पिगमेंट को क्या बोला जाता है, एंटीनी। कौन कौन आता है इसमें, क्लोरोफिल भी आता है, और क्या आता है, ज़ैंथोफिल आता है, कैरोटीनॉइड आता है। चलो पहला काम क्या होगा, ये एब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग वेवलेंथ लाइट के, और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और किसको देते हैं, लाइट एनर्जी को किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं। और क्लोरोफिल ए से हम बताएंगे निकलता है इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अगर मान लो ये एक्सेसरी पिगमेंट नहीं हुए तो क्या होगा भैया, लाइट इस पे डायरेक्ट 600-700 वाली पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा, ज्यादा लाइट इस पे पड़ेगा। जैसे मान लो हम क्या है, ठंडी का माहौल है, और उसके बाद हम चारों तरफ से रजाई में घुसे हुए हैं, तो हम ठंडी से बच जा रहे हैं, लेकिन रजाई ओढ़ के रजाई निकाल दिया जाए तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। ये चारों तरफ ये एक्सेसरी पिगमेंट इसको प्रोटेक्शन कर रहे थे कि ये क्लोरोफिल ए जल ना जाए, इसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ये टूट ना जाए ज्यादा लाइट पड़ने पर। तो इसीलिए ये एक्सेसरी पिगमेंट का दूसरा काम होता है, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, लाइट की वजह से कहीं ये टूट ना जाए, डिग्रेड ना हो जाए। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं कि यहां तक बात समझ में आई होगी। अब सुनो, आगे बात जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। एक हमें पढ़ाना था इमर्सन इफेक्ट, लेकिन क्या हो गया, इसमें टाइम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो तुम जब वीडियो लंबा पसंद नहीं करते हो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम 10 मिनट का या 15 मिनट का जो भी रहेगा, इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, रेड ड्रॉप क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है, बाहर का है, लेकिन हम बना देंगे। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।